क्या आपने किसी ऐसे इन्वेस्टर को देखा है जो हर डील पे कहता है नहीं, लेकिन जब एक पर्टिकुलर स्टार्टअप इन्वेस्ट करता है तो वो फौरन कहता है यस आई एम इन? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे डिसीजंस कैसे होते हैं? क्या ये गट फीलिंग से होते हैं या इसके लिए कोई और प्रॉपर सिस्टम है? आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी एक ऐसे इन्वेस्टर्स की जो हर डील पे कहता था नहीं अनटिल उसने अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाया। मीट फराज एक एंजल इन्वेस्टर था, एनर्जी से फुल, पैसे रेडी और सपने बड़े बड़े। फराज ने 6 स्टार्टअप से पिच डेक्स ली जिसके अंदर फिनटेक, एजुकेशन टेक, फूड ऐप, AI और NFTs वगैरह के मार्केट प्लेस थे। उसने इन सारे स्टार्टअप्स को देखकर बहुत कंफ्यूज था, उसको कोई समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा स्टार्टअप ले और कौन सा छोड़े, क्योंकि उसको सारे आइडियाज़ ही बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। अब फराज ने क्या किया, उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी और रैंडम स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3 महीने बाद उसने रियलाइज़ किया कि ना तो कोई डायरेक्शन है और ना ही उसको कोई समझ है। और ये सब उसने तब किया जब तक उसने अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं बनाया था। अब अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट थीसिस का सिंपल मतलब ये है कि मैं किस तरह के स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और क्यों। वेदर ये स्टार्टअप्स AI से रिलेटेड हैं, फिनटेक से रिलेटेड हैं, फूड स्टार्टअप्स हैं, कोई दूसरी AI बेस्ड एप्स हैं, तो मेरा इंटरेस्ट किस में है और उसकी रीज़न क्या है। यानी इन्वेस्टमेंट थीसिस आपका पर्सनल रूल बुक होता है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जियोग्राफिकली US के अंदर, UK के अंदर, कनाडा के अंदर या इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद आप किस सेक्टर में, किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो सेक्टर वाइज, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है या कोई AI बेस्ड स्टार्टअप है। और उसके अलावा आप किस स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या सीरीज़ A या B, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको टारगेट कर सकते हैं। बीइंग इन्वेस्टर, अगर ये 3 चीज़ें आपके पास क्लियर हैं तो आप किसी भी डील को इवेलुएट कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम एक बात समझेंगे कि एंजल इन्वेस्टिंग का रूल है कि हर एक एंजल इन्वेस्टमेंट लोकल होती है। फराज पहले US के स्टार्टअप्स को देखता, यूरोपियन स्टार्टअप्स की पिचेस सुनता, लेकिन उसका कनेक्शन इन सब के साथ ज़ीरो था। फिर क्या हुआ, फिर उसके माइंड में आइडिया आया कि क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और पाकिस्तान के स्टार्टअप्स जो हैं उनकी लैंग्वेज को समझ सकता हूँ, उनके पेन पॉइंट्स उनको जानता हूँ और मेरा यहाँ पे अपना एक नेटवर्क भी है। तो फिर इस तरह से उसने शॉर्ट किया अपने रीजन को और उसने कहा कि साउथ एशियन स्टार्टअप्स ओनली, यानी अब वो सिर्फ साउथ एशियन स्टार्टअप्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि आप वहाँ से स्टार्ट करें जिस एरिया को आप जानते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट करें, अपनी बेस को बिल्ड करें और उसके बाद जो इंटरनेशनली या ग्लोबली स्टार्टअप्स को टारगेट करें। इसके बाद दूसरा पिलर है सेक्टर। अब अगर हम सेक्टर की बात करें तो लेट्स सपोज आपको फिनटेक के स्टार्टअप्स पसंद है लेकिन आपका एक्सपीरियंस मार्केटिंग के अंदर है, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? सो डू व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू केयर अबाउट। फराज का बैकग्राउंड SaaS और टेक में था, सो नाउ उसने डिसाइड किया कि अब सिर्फ वो सॉफ्टवेयर बेस्ड B2B स्टार्टअप्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेगा। और उसने ये डिसीजन क्यों लिया? लेट्स एक्सप्लोर कि उसका ये डिसीजन किस चीज़ पे बेस्ड था। फराज ने SaaS बेस्ड स्टार्टअप को इस वजह से सिलेक्ट किया क्योंकि ये स्केलेबल होते हैं, अर्ली ट्रैक्शन होता है और प्रोडक्शन बेस्ड स्टार्टअप की तरह आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रिस्क से भी निजात मिल जाती है। यानी अपना सेक्टर थीसिस
वो सेलेक्ट करें जहाँ पे आप क्रेडिटेबल एंड कंफर्टेबल हों। तीसरा स्टेप है स्टेज। किसी भी स्टार्टअप की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और हर एक स्टेज का अपना रिस्क और रिवॉर्ड है। अगर हम प्री सीड की बात करें तो प्री सीड स्टार्टअप का फेज सबसे रिस्कीएस्ट है, लेकिन इसकी हाई अपसाइड है। अगर हम सीड स्टेज की बात करें तो सीड स्टेज पे हमें थोड़ा डाटा मिलता है, यहाँ पे कुछ स्टैट्स या डाटा अवेलेबल होता है, सो उसकी बेस पर रिस्क मैनेजेबल होता है। अगर हम सीरीज ए या उसके बियॉन्ड की बात करें तो ये सेफ है बट हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए है टू इन। तो फराज के पास लिमिटेड कैपिटल था। लिमिटेड कैपिटल होने की वजह से उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को ही टारगेट करेगा। इस तरह से उसने उन स्टार्टअप को देखना शुरू कर दिया जिनके पास वैलिडेटेड अर्ली स्टेज आइडियाज़ थे। फराज ने कहा, मैं सिर्फ सीड स्टेज पर ही इन्वेस्ट करूंगा जहां पर फाउंडर्स अपने आइडियाज़ के साथ, वैलिडेट आइडियाज़ के साथ रेडी होंगे। तो फराज ने ये तीनों स्टेज को कंफर्म करने के बाद स्मॉल चेक्स लिखना स्टार्ट किए, जिसमें $5,000 और $10,000 के साथ उसने स्टार्ट किया, क्योंकि उसके पास लिमिटेड कैपिटल था। तो उसने इस लिमिटेड कैपिटल के साथ अपने एक्सपोजर को इंक्रीज़ किया। अगर आप किसी बड़े फंड को, किसी बड़ी स्टेज को टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यानी आपका स्टेज डिफाइन करता है कि आपका कैपिटल एंड आपका कंफर्ट जोन। कुछ महीने के बाद फराज का थीसिस बिल्कुल क्लियर और सेट था, जिसके लिए उसने जियोग्राफी सेलेक्ट की साउथ एशिया, सेक्टर सेलेक्ट किया B2B SaaS सेक्टर और स्टेज सीड स्टेज। अब जब भी कोई स्टार्टअप उसके सामने पिच करता है तो वो इन 3 फिल्टर्स के क्रॉस उस स्टार्टअप को चेक करता है। अगर वो इन तीनों फिल्टर्स पे पूरा उतरता है तो वो उनको यस करता है, अदरवाइज वो पोलाइटली डिक्लाइन कर देता है। अब इस सब से फराज का पोर्टफोलियो जो है वो फोकस्ड है और उसकी डिसीजन मेकिंग लाइटनिंग फास्ट। थीसिस बनाने का क्या फ़ायदा है? थीसिस बनाने से आप एक तो इमोशनल डिसीजन से बच जाते हो, दूसरा आपकी क्रेडिटेबिलिटी बिल्ड होती है और आप अपना ब्रांड स्ट्रांगली बिल्ड करते हैं एज ए सीरियस इन्वेस्टर। इससे आपकी क्रेडिटेबिलिटी और आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है और स्टार्टअप भी आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी आ जाती है कि आपको कहाँ जाना है, किस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। फराज की स्टोरी से हमें एक बात सीखने को मिलती है, एंजल इन्वेस्टिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि एंजल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजिक होती है। अगर आपको भी हर एक पिच इंटरेस्टिंग लगती है तो इट मीन्स कि आपका थीसिस, इन्वेस्टमेंट थीसिस मिसिंग है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्यूरियोसिटी और अपने कैपिटल के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाएं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें और देखें आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट हो जाती है। अगर आप भी एंजल इन्वेस्टर बनना चाहते हो और स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपना इन्वेस्टमेंट कैंपस सेट करो, अपना जियो, सेक्टर और स्टेज डिफाइन करो। टेक आपको सिर्फ टूल देगी, लेकिन क्लैरिटी आपको डायरेक्शन देगी। मैं हूँ रज़िया अहमद और ये थी आज की स्टोरी, हाउ टू बिल्ड योर इन्वेस्टमेंट थीसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस बना रहे हैं, और शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी स्ट्रैटेजी के साथ।